शुरुआत हुआ और बात है 1788 की। 1788 में प्रथम अधिकारी नियुक्त करके छत्तीसगढ़ भेजा गया, जिसको हम महिपत राव दिनकर के नाम से जानते हैं, और इनका कार्यकाल था 1788 से 1790 तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, अगर आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपने छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा, तो आपने ये टॉपिक या ये क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़रूर किया होगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था, कौन अधिक समय तक कार्यकाल करने वाला सूबेदार था, और किस सूबेदार के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ये ऐसा क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स, उसी टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे, और अगर आपने वो सब पढ़ा ही है तो आपको इस चीज़ में बड़ा कठिनाई होगा कि कौन से सूबेदार का शासनकाल कितने वर्ष के लिए था, कितने से कितने वर्ष तक था। ओके, तो उन्हीं को हम एकदम क्रम से याद करने का ट्रिक भी बताएंगे आपको, और एकदम डिटेल पे भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, और कम से कम एक शेयर आप अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ से पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सूबा शासन था क्या और सूबेदार कौन थे, और इसकी स्टार्ट इसकी शुरुआत क्यों हुआ था, क्यों किया गया था, इसमें हम बात कर लेते हैं। ओके, तो जैसे पता है कि छत्तीसगढ़ जब मराठों ने जीत लिया था, उसके बाद जब नागपुर में नागपुर में वेंकोजी भोसले आए। कौन, मैं लिख के यहाँ पे बता दूं। जब वेंकोजी भोसले आए तो इन्होंने क्या किया, नागपुर से राजनीति जो ये खुद हैं, वो उनको नागपुर की राजनीति से अलग नहीं कर पाए, और उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया, या अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, और उन्हीं हम अधिकारियों को या प्रतिनिधियों को सूबेदार के नाम से जानते हैं। ओके, और इसी व्यवस्था को क्या कहा जाने लगा, सूबेदारी व्यवस्था कहा जाने लगा। ओके, इस तरीक़ा से छत्तीसगढ़ में सूबेदारी की शुरुआत हुआ, और बात है 1788 की। 1788 में प्रथम अधिकारी नियुक्त करके छत्तीसगढ़ भेजा गया, जिसको हम महिपत राव दिनकर के नाम से जानते हैं, और इनका कार्यकाल था 1788 से 1790 तक। ओके, तो ये हो गया प्रथम महिपत राव दिनकर जी, प्रथम सूबेदार। ओके, इसके बाद मैं क्रम आपको बता दूं। इसके बाद आए थे, आप देख पा रहे होंगे क्रम से बकायदा लिखा हुआ है। महिपत राव दिनकर के बाद आए थे विट्ठल राव, उनके बाद भवानी कालू, उनके बाद केशव गोविंद, फिर बीकाजी पिंडरी, फिर बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया, उसके बाद यादव राव दिवाकर। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई क्रम की बात। ओके, तो इसको हम याद कैसे करेंगे, और इनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने नोट से निकाल के रखे हैं तो चाहे तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम जिस ट्रिक की बात कर रहे थे वो ट्रिक ये है, मही के मिठाई में भला केस, बेच बेच सखा यादव। ओके, अब मही से तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, महिपत राव दिनकर। अब इनका जो शासनकाल था, मैंने जैसे बताया, 1788 से 1790 तक था। ओके, अब चलिए इनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उन पर बात कर लेते हैं। ओके, तो इनके जो शासनकाल है, इसमें 17 मई 1790 को, ओके, कब, 17 मई 1790 को एक यूरोपीय यात्री, जिसको हम फॉरेस्टर के नाम से जानते हैं, वो छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आए थे। ओके, और ये तो आपको पता चल ही गया कि ये महिपत राव दिनकर थे, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे, और ये बोले तो एकदम नाम मात्र के जो है सूबेदार थे। क्यों? क्योंकि पूरा जो सत्ता था ना, वो नागपुर से जो है ऑपरेट किया जा रहा था। जो आनंदीबाई थे, वो जो है छत्तीसगढ़ को पूरा अपने छत्तीसगढ़ के सारे अधिकार को एकदम अपने हाथों में ले के रखे थे, और
वहीं से वो ऑपरेट करते थे, और इसलिए जो महिपत राव दिनकर थे वो काफ़ी एकदम से मतलब दोनों के बीच में काफ़ी संघर्ष होते रहता था, और वो नाम मात्र के सूबेदार थे। ओके, नेक्स्ट पे हम बात करें। हाँ, ये जो फॉरेस्टर वाली बात है, इसको पूछा गया है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है विट्ठल राव दिनकर। तो विट्ठल राव दिनकर जी का जो है कार्यकाल था वो 1790 से 1796 तक था। ओके, अब देखते हैं इनके शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। अब हम देखें तो इनके भी शासनकाल में कोई यूरोपीय यात्री आया था क्या? हाँ, बिल्कुल आया था। वो कौन था? तो फ्रेंड्स, वो थे जे.टी. ब्लंट। ओके, जे.टी. ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, और वो 31 मार्च 1795 को रायपुर शहर की यात्रा की थी। कब? 31 मार्च 1795 को, और 13 मई 1795 को वो रतनपुर गए थे। ओके, ये तो बात हो गई। अब इन्होंने अपने अगर एमसीक्यू किया होगा तो पता होगा कि परगना पद्धति, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये वही है, विट्ठल राव दिनकर जी। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को का सूत्रपात किया था और उसे अस्तित्व में लाया था। इस तरीके से ये हो गए विट्ठलराव दिनकर जी। और विट्ठलराव दिनकर जी के और इनके शासनकाल में क्या हुआ था? तो फ्रेंड्स, इन्हीं के शासनकाल में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। अब बोलेंगे आप, ये भोपालपट्टनम का संघर्ष है क्या चीज़? तो इस पे भी हम एकदम से डिटेल में बात करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी नहीं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए या इसको और विस्तृत रूप से बताया जाए, तो उस पर हम भोपालपट्टनम को हम आपको बता देंगे, भोपालपट्टनम के संघर्ष के बारे में। ओके, हाँ, इनके पहले हम देखें, मराठा ने नहीं जीता था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासनकाल था, और कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ को पूरा 36 गढ़ों में बांट के रखा था, है ना, या 36 परगनों में बांट के रखा था। तो महिपत राव विट्ठल राव दिनकर जी ने इस 36 गढ़ों को 27 परगनों में उसको पुनर्गठित कर दिया। ओके, तो ये इन्होंने अपने शासनकाल में ये किया था। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट आप हम देखें तो भवानी कालू। अब भवानी कालू का शासनकाल आप देख पा रहे होंगे 1796 से 1797, महज मात्र 1 साल का इनका शासनकाल था। और इन्होंने इनके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं की या घटी, उस पर हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट है भवानी कालू। तो आप देख पा रहे होंगे महज 1 साल से भी कम इनका जो है कार्यकाल था। तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, वैसे तो एक थोड़ी दिन के लिए इनका शासनकाल था, तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण घटना इनके काल में नहीं हुआ था। तो आप देखेंगे तो इसको इतना जल्दी क्यों अपदस्थ कर दिया गया, या इसको क्यों इतना जल्दी हटा दिया गया? तो रीज़न ये था, तो वैसे तो इन छत्तीसगढ़ में सूबेदार शासन चल रहा था कि मराठा शासक थे वो छत्तीसगढ़ में अपना प्रतिनिधि भेजते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद अपना प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में भेज के शासन करने की कोशिश किया। जैसे यहाँ पे जैसे मराठा ने इनको चुना, तो इन्होंने किसी और को चुना कि छत्तीसगढ़ में जा शासन कर, इसीलिए इनको अपदस्थ कर दिया गया। और उस जो इन्होंने जिस व्यक्ति को चुना था छत्तीसगढ़ के लिए, उसका नाम था कोड़ो विष्णु। ओके, उनका नाम क्या था? कोड़ो विष्णु। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया था। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पे हम बात करें तो वो है केशव गोविंद। ओके, नेक्स्ट है केशव गोविंद। तो केशव गोविंद के शासनकाल आप देख पा रहे होंगे 1797 से 1808 तक। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था और इनके शासनकाल में क्या हुआ था, चलिए उस पर भी अब हम बात कर लेते हैं। इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो इनकी शासनकाल आप देख पा रहे होंगे 1797 से 1808, मतलब सबसे जो लंबा शासनकाल किया था इन्होंने ही शासन किया था सबसे लंबा समय तक। ओके, आप देख पा रहे होंगे लगभग 11-12 साल इन्होंने शासन किया था, और सबसे सर्वाधिक समय तक जो शासन करने वाले सूबेदार थे वो यही थे, केशव गोविंद जी। ओके, अब इनके शासनकाल में एक यूरोपीय यात्री भी आए थे जिसको हम कोलब्रुक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कोलब्रुक के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसने यहाँ में छत्तीसगढ़ में यात्रा की थी, और यह भी एक यूरोपीय यात्री था। ओके, अब इसके शासनकाल में और इसके सिवा और क्या महत्वपूर्ण घटना हुआ था, तो इन्होंने संबलपुर क्षेत्र को, जो अभी उड़ीसा में आता है, संबलपुर क्षेत्र को जीत के उन्होंने मराठा राज्य में शामिल कर लिया था। ओके, और
सरगुजा और नागपुर के मध्य जो सीमा विवाद था उसको भी इन्होंने सुलझा दिया था। हाँ, इन सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो जो कोलब्रुक आया था उसको पूछा गया है एग्जाम में। और पिंडारी, आपको पता है कि पिंडारी क्या होते हैं? तो वही जो लूटपाट करने वाली एक जाति है। तो उन्होंने पिंडारी जो है, पिंडारियों ने छत्तीसगढ़ पे आक्रमण किया था। और ये प्रथम बार था जो इन्होंने आक्रमण किया था केशव गोविंद के शासनकाल में। ओके, तो ये घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है एग्जाम में। ओके, अब हम चलते हैं, इसके बाद जो थे वो थे कौन? तो उसके बाद आए थे बीकाजी पिंडरी और इनका शासनकाल था 1818 से 1809। लेकिन इनके शासनकाल का कोई महत्वपूर्ण घटना, वैसे बहुत कम समय तक इनका शासनकाल था, इसीलिए इनके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी। ओके, इसके बाद आए थे बीकाजी गोपाल। इनका शासनकाल आप देख पा रहे होंगे 1809 से 1817 तक। इनका उपनाम हम देखें तो इनका उपनाम, इसको हम भीखा भाऊ के नाम से भी इनको जानते हैं। ओके, भीखा भाऊ के नाम से भी इनको जानते हैं। ओके, अब इनके शासनकाल में हम देखें ना तो एकदम से राजनीति उथल पुथल हो गया था इनके शासनकाल में। जैसे इनके शासनकाल में क्या हुआ था, तो इनके शासनकाल में जो नागपुर के जो व्यंकोजी भोसले थे, जो ये सूबेदारी प्रथा के व्यवस्थापक थे या फिर संस्थापक थे या जन्मदाता थे जिसको हम बोले, उनकी मृत्यु हो गया। कब? 1811 में। ओके, ये हो गई 1811 में इनकी मृत्यु हो गई। ओके, और इसके बाद हम देखें रघुजी द्वितीय थे, उनका भी मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और जो परसोजी भोसले थे उनका भी मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हुआ। हाँ, जैसे हमने पिछला में डिस्कस किया था कि सरगुजा और नागपुर सीमा के पिछला सूबेदार के शासनकाल में हमने डिस्कस किया था किनके शासनकाल का, तो मैं बता दूं आपको, केशव गोविंद के शासनकाल में हमने जैसे डिस्कस किया था कि नागपुर और सरगुजा के जो सीमा विवाद था वो स्टार्ट हुआ था। ओके, और तो इन्होंने क्या किया, जो बीकाजी गोपाल थे, इन्होंने जो दोनों के जो सीमा विवाद था उनको सुलझा दिया। और जैसे और हमने पढ़ा था कि जो पिंडारी थे वो आक्रमण कर रहे थे और प्रथम बार उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो ये जो पिंडारी थे इनका चरम था, मतलब पिंडारियों का जो लूटपाट था वो एकदम चरम पर था इनके शासनकाल में। ओके, ये बात हो गई इनके शासनकाल की प्रमुख बातें। ओके, अब हम चलते हैं सखाराम हरि और सीताराम टाटिया। इनका आप देख पा रहे होंगे 1 वर्ष भी इनका शासनकाल नहीं है, मतलब दोनों बार 1 वर्ष के लिए शासन किए थे। मतलब इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने कर को एकदम से बढ़ा दिया था, क्योंकि बहुत उन पे जोर था। तो इन्होंने क्या कर दिया था, कर को बढ़ा दिया था। तो इसीलिए विद्रोह भी इनके शासनकाल में हो गया था। तो सखाराम हरि को एक रतनपुर की जो जनता थी, रतनपुर का जो नागरिक था, उसने इसकी गोली मार के हत्या कर दी थी। ओके, और एकदम कम समय तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी एकदम कम समय के लिए निभाई थी। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है वो आप देख पा रहे होंगे यादव राव दिवाकर। इनका शासनकाल था 1817 से 1818 तक। अब ये तो आपको पता चल ही गया कि यादव राव दिवाकर 1817 से 1818 तक, मतलब महज ये भी 1 वर्ष के लिए लगभग शासक थे। ओके, मतलब सूबेदार थे। ओके, तो इनके शासनकाल में क्या हुआ, तो इनके शासनकाल में जो पिंडारी आक्रमण थे वो लगभग समाप्त हो गए थे। जो रेजिडेंट जेनकिंस था उसने अपना प्रतिनिधि यहाँ पे या अधीक्षक यहाँ पे भेजना इन्हीं के शासनकाल में किया था। ओके, इन्हीं के शासनकाल में भेजा था और इन्हीं ने सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेज अधीक्षक पे किया था। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका हमने ट्रिकी वर्ड आपको बता ही दिया है, मही से महिपत राव। ओके, अब मिठाई को हमने क्या किया है, विठाल। ओके, मिठाई या मिठल या विठल लगभग एक सा आ रहे हैं, इसीलिए हमने विठल राव को मिठाई के रूप में लिया है। अब ऐसे ही यहाँ देखेंगे भला, भला से हमने क्या किया है, भवानी कालू को लिया है। और केस से हमने क्या लिया है, केशव गोविंद। अब बेंच से पहला बेच से क्या है, बीकाजी पिंडरी और दूसरा बेच से है बीकाजी गोपाल। ओके, सखाराम हरि और सीताराम टाटिया, ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। और लास्ट में है यादव और इनका क्या है, यादव राव दिवाकर। तो ये है इसका ट्रिक वर्ड। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।